हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GS RK लवानिया। आज हम क्लास 12th का पार्ट नंबर 4 इम्पोर्टेंट रिएक्शन कवर करेंगे, जिसमें सारा बोर्ड का पेपर लगभग इन क्वेश्चनों में आपको देखने को मिले। अब पेन कॉफ़ी लेके बैठें, सारी रिएक्शनों को नोट करें। उसके बाद आप धीरे धीरे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपने इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो किया है तो। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखो, पहले जो है अपने पास सबसे पहला है कि हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। यहाँ से आप लिख के ले लो कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बड़ा सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे। सबसे पूछ रहा है कि भाई एल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांकों का हमें डिस्कस करना है। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि एल्कोहल को हम लिखते हैं ROH से, ठीक है ना, और फिनॉल को हम लिखते हैं ये POH से। ये फिनॉल होता है। एक और अणु हम ले लेते हैं फिनॉल का, एक अणु ये ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया आपके पास O लिया और एक हमने H लिया। ऐसे हमने O लिया, H लिया और R लिया। ऐसे एल्कोहल के दो अणु ले लिए। तो देखिए आप, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और इसका हाइड्रोजन है ना। तो देखो, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा रहा हूँ, है ना। तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में कौन सी बॉन्डिंग करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है? हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ती है? ज़्यादा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले, एक तो याद रखेंगे किससे? हाइड्रोकार्बन से। एक आप याद रखेंगे ईथर से। और एक आप याद रखेंगे किससे ज़्यादा होता है? बताओ। हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि आपके पास ना तो हाइड्रोकार्बन में, है ना, और ना ईथरों में, ना हेलो एल्केनों में कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। अतः इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले किससे? हाइड्रोकार्बन से, ईथर से और हेलो एल्केनो से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक आपकी इसी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है। मैं आपको क्वेश्चंस की बात करूं कि भाई आपसे पूछ रहा है कि एक तो आपके पास एथेनॉल है और एक एथेनॉल के साथ में एक आपके पास मैथोक्सीमेथेन है। एक आपके पास एथेनॉल है और एक आपके पास कौन सा है? बताओ। मैथोक्सीमेथेन है। तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो CH3CH2OH होता है और मैथोक्सीमेथेन का क्या होता है? CH3OCH3 होता है। ठीक है। तो एथेनॉल का जो क्वथना, इसका अगर मैं अणुभार निकालूं तो इसका कितना आता है? 46 आता है। और इसका भी कितना आता है? 46 आता है। लेकिन यदि इसके बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करता हूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन और इसका होता है 248 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि ईथर से ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? बताओ। आपके पास एल्कोहल का होता है। एक और मैं यहां से थोड़ी सी बात करूंगा आपसे कि अगर आपके पास एक की पॉइंट याद रखेंगे, अगर आपके पास अणुभार बढ़ता है तो अणुभार बढ़ने से भी क्वथनांक बढ़ता है। अब अणुभार बढ़ने से क्वथनांक क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक बल बढ़ जाते हैं जिसका नाम होता है वांडरवाल्स बल। कौन से बल बढ़ जाते हैं? बताओ। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अतः इनका अणुभार बढ़ने पर इनके क्वथनांक के मान में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। एक तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, बस ज्यादा याद नहीं रखना, कि आप याद रखेंगे एक तो कौन सा? बताओ। साखन होता है और वो साखन समानुपाती होता है किसके? बताओ। 1/, क्वथनांक के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास साखन बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान क्या होगा? घटेगा। क्योंकि अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम। तो समावयवी में मैं आपको बताऊंगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में शाखा ज्यादा होती है और 1 डिग्री में शाखा कम होती है। एक तो आपके पास एक क्वथनांक की बात हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई एक तो एल्कोहल है अपने पास और एक आपके पास क्या है? फिनॉल है। इन दोनों में से कौन अधिक अम्लीय है? तो जरा सुनो इसको भी। देखो, आपको पता है एल्कोहल है ना, एल्कोहल का अगर हम आयनन करवाते हैं तो एक बनता है RO- बनता है और H+ बनता है। RO- को हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। एक तो इसको ध्यान रखना।
ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है, ये एल्कोक्साइड आयन अस्थायी होता है, पहली बात। अच्छा, जब हम फिनॉल का आयनन करवाते हैं, फिनॉल का, तो फिनॉल का समूह क्या होता है, OH होता है। और फिनॉल का आयनन करवाते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन ये होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है, और फिनॉक्साइड आयन H+ होता है। तो देखो यहां से समझेंगे हम कि आपके पास एल्को, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन जो होता है ना, फिनॉक्साइड आयन ये अपने आप को स्थायी कर लेता है, किसके द्वारा स्थायी करता है, किसके द्वारा बताओ, अनुनाद के द्वारा स्थायी कर लेता है। तो एल्कोक्साइड आयन अस्थायी होता है, ये वापस से इस H+ को ग्रहण कर लेता है, जो कि फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है, स्थायी होता है, ये अनुनाद के द्वारा अपने आप को स्थायी कर लेता है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही क्या होता है, अम्लीय होता है। तो एल्कोहल और फिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो कौन ज़्यादा अधिक अम्लीय होता है, आपका फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन अपने आप को रेजोनेंस से क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। बोलो, बात समझ में आ गई आपके? देखो एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ से कि एक तो एल्कोहल, देखो बड़ा सिंपल है, आपने सुना होगा, एक आपने छोटी रिएक्शन पढ़ी होगी कि भाई अम्ल है और एक आपके पास क्षार है, ये आपस में क्रिया करके एक चीज बनाते हैं। उस चीज का नाम क्या होता है, एक तो लवण होता है और एक कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, एल्कोहल है ना, और एक एल्कोहल है। अच्छा, मैं एक तो ये होती है, और एक और होता है कि अम्ल जो होती है ना, अम्ल वो धातु के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं, धातु के साथ क्रिया करके एक और चीज बनाते हैं। क्या बताओ, लवण प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन। अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगर मैंने इसकी क्रिया 2 सोडियम धातु के साथ करा दी तो यहां से क्या होता है, RONA जुड़ जाता है, और कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, H2 गैस बाहर निकल जाती है। इसे बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है कि जैसे आपके पास फिनॉल है, इस फिनॉल का जब मैं आयनन करवाता हूं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये फिनॉक्साइड है ना। और मैं अगर अल्कोहल की 2 अणुओं की अभिक्रिया आपस में करवा दूं, देखो आपके पास ये भी अल्कोहल है, इसके भी 2 अणु ले लें और दोनों अणुओं की अभिक्रिया में सोडियम धातु के साथ करवा दूं, तो कुछ नहीं होगा सर। यहाँ पे क्या होगा कि ये ONA आ जाएगा और इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। क्यों? क्योंकि ये धातु के साथ क्रिया करके एक तो बना लेते हैं, क्या बताओ, ये लवण, और एक कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, जिसके कारण ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सबसे अच्छा सवाल है आपके पास कि भाई एस्प्रिन का निर्माण कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ये आ चुका है क्वेश्चन इस साल, याद रखेंगे। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल पे आप अगर OH समूह जोड़ देते हो तो ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। इस सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है। कुछ नहीं करना, इस बंद को यहां से तोड़ो आप, ठीक है। ये तो प्लस होता है और ये माइनस होता है। कुछ नहीं करना, एक इस समूह को आप ऐसे जोड़ दो, देखो ऐसे, O है ना। और अब आप क्या जोड़ोगे, H तो यहां पहुंच गया, COCH3, यही तो जुड़ा। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक, है ना, अम्ल होता है ये। और इसके आगे कौन सा समूह प्रवेश कर गया, इसमें एसिटिल समूह प्रवेश कर गया, तो नाम क्या हो गया बताओ, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। और एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का ही नाम होता है, क्या बताओ, एस्प्रिन इसका नाम होता है। ये अब की बात, एसिटिलन भी बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से, क्योंकि एसिटिल समूह यहाँ पे प्रवेश करता है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, बड़ी अभिक्रिया, सिंपल सी अभिक्रिया पूछी गई है आपके पास। कौन सी अभिक्रिया है, जरा देखो कि भाई इलेक्ट्रॉन फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो आपको पता है कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, फिनॉल के अंतर्गत क्या होता है बताओ, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में क्या होता है
कि जो रेडावेस आता है वो इसकी ऑर्थो पे, एक पैरा पे और एक ऑर्थो वाली कंडीशन पे आता है। तो फिनॉल का जो OH समूह होता है वो कौन सा निर्देशी होता है, पहले तो ये ध्यान रखें कि फिनॉल का जो ये समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो अगर पैरा निर्देशी है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनॉल में कौन कौन सी जगह पे संपन्न होंगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो अगर मैं नाइट्रीकरण की बात करूं तो मेरे पास क्या है, ये फिनॉल है, और यदि मैं इस फिनॉल का नाइट्रीकरण करवाऊं डाइल्यूट तनु HNO3 के साथ में, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास। एक बार तो आप ऑर्थो जोड़ दीजिए, एक बार तो OH जोड़ दिए तो ऑर्थो NO2 जोड़ दिया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और एक बार अगर आपने पैरा पे जोड़ दिया तो क्या नाम हो जाएगा आपका, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो दो कंडीशन हो गई, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है सारी। सल्फोनीकरण में भी आपको कुछ याद नहीं रखना है कि आपके पास फिनॉल लेना है और फिनॉल की अभिक्रिया आप ओलियम के साथ करवा दो, या चलो फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवा दो। तो H2SO4 के साथ करवाने हैं ना, तो कुछ नहीं करना, एक बार तो आपको क्या करना है, SO3H कहाँ पे जोड़ना है, ऑर्थो पे जोड़ना है, और एक बार आपको SO3H कहाँ जोड़ना है, पैरा पे जोड़ना है। एक बार SO3H यहाँ जोड़ना है, एक बार SO3H कहाँ जोड़ना है, आपको पैरा पे जोड़ना है। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवा दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि फिनॉल की अभिक्रिया अगर आपने जिंक के साथ करवा दी ना तो क्या होगा, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ तो बेंजीन बन जाता है, और क्या बाहर निकल जाता है यहाँ से, ZNO। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है ये, कि इसकी अभिक्रिया आप इसके साथ करवा दो। आगे अभिक्रिया क्या कह रहा है, हेलोजनीकरण भी सिंपल है। हेलोजनीकरण में कौन सा करवा रहे हैं आप, ब्रोमीनीकरण करवा रहे हैं। तो देखिए ब्रोमीनीकरण करवाइए कि आपके पास ये फिनॉल होता है, इस फिनॉल की अभिक्रिया आपको क्या करवाना है कि Br2 के साथ करवाना है, किसकी में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पे। कुछ भी नहीं करना सर, एक बार तो आप Br को कहाँ जोड़ दीजिए, ऑर्थो पे, और एक बार आप Br को कहाँ जोड़ दीजिए, पैरा पे जोड़ दीजिए, तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, कहीं कोई इशू नहीं है। ये रिएक्शन तो आपकी हाफ ईयरली में आई है कि फिनॉल राइमर टीमान अभिक्रिया, भाई याद कर लो, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं तो एसिटिल यानी CHO समूह प्रवेश होता है। इस CHO समूह का ही नाम होता है क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, बस हो गया आपके पास। आगे देखिए कौन सी रिएक्शन है, आगे रिएक्शन देखिए आप, कॉल्वे अभिक्रिया। आपकी बारी आई है सर, कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया भी डायरेक्ट याद रखें आप कि आपके पास ये फिनॉल है, फिनॉल में दो चीज हो रही है। पहली चीज तो हो रही है आपके पास किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, और दूसरी रिएक्शन हो रही है आपके पास किसके साथ, CO2 के साथ, और 398 केल्विन ताप पे। तो कुछ नहीं करना, आपको उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ देना है, COOH समूह जोड़ देना है, और COOH समूह जोड़ देकर इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड, इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। अगला देखो आप, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी कि आपको एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा दो, कुछ भी नहीं करना, NaX बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ROR बनेगा, और जो ROR बनेगा उसका नाम क्या है बताओ, ईथर। आगे चले, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी कौन सा निर्देशी होता है ग्रुप, एल्कोक्सी समूह है, अगर OR जुड़ जाए तो ये भी ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। कौन सा निर्देशी होता है, एक ऑर्थो होता है और एक कौन सा निर्देशी होता है आपका, पैरा निर्देशी होता है। तो ध्यान से सुने आप, ऑर्थो और पैरा निर्देशी है तो अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होंगी इसके, ऑर्थो पे और पैरा पे। सबसे पहली रिएक्शन की बात करते हैं हम, हेलोजनीकरण। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, जब ये फिनॉल में करवाई है हमने कि आपके पास ये OCH3 ले लिया, एनिसॉल बोलते हैं इसको। इस एनिसॉल का अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन कराएं और किसमें, आपके इथेनोइक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या होता है
आपको पता होना चाहिए कि OCH3 के एक बार तो ऑर्थो पे Br जोड़ दो और एक बार आप OCH3 के पैरा पे Br जोड़ दो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। हो गई हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो आगे वाली पढ़ते हैं। आगे फीडल क्राफ्ट, देखो कुछ भी नहीं है सर, इतनी सिंपल रिएक्शन है ये। आपको पता है ये OCH3 है, पहले आप क्रिया कराओ CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर आप करवाओगे तो आपको पता है OCH3 ये वाला समूह एक बार तो CH3 ऑर्थो पे जोड़ देना और एक बार CH3 कहाँ पे जोड़ देना, आप बताना, पैरा पे जोड़ देना। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो। अब इस फीडल क्राफ्ट में दो होती हैं, एक एल्किलीकरण होता है, एक एसिलीकरण होता है। तो इसी की अभिक्रिया आप CH3COOCl के साथ कराते हैं, तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं बताओ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो क्या होगा आपके पास, एक बार OCH3, एक बार ये COCH3 कहाँ जोड़ देना आप, ऑर्थो पे जोड़ देना, और एक बार आपके पता है ये COCH3 समूह कहाँ पे जोड़ देना आप, इसको पैरा पे जोड़ देना, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो ये वाली चीज हो गई। आगे लास्ट अभिक्रिया हेलो नाइट्रीकरण, सिंपल सी रिएक्शन है सर, एक बार ये OCH3 का नाइट्रीकरण करवा दें। अब नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रिक कारक चाहिए, और नाइट्रिक कारक क्या होता है, सांद्र आपका HNO3 होता है और H2SO4 होता है। तो आपको पता है ना, एक बार कहाँ जोड़ देना आप, ऑर्थो पे जोड़ देना, एक बार OCH3 में ये NO2 कहाँ जोड़ देना, ऑर्थो पे, और एक बार NO2 कहाँ जोड़ देना आप, पैरा पे जोड़ देना। तो ये आपकी NO2 हो गया। तो ये आपकी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ध्यान से, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो रखेंगे। आप एक बार इसको समराइज कंडीशन में देखिए कि हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया 10 मिनट में। अगर आप सोचोगे कि अगर हम बेसिक क्लास लेते हैं तो यही वाली चीज़ 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में क्लियर होती है, वो हमने मात्र 10 मिनट में आपको डिस्कस किया। कुछ नहीं करना, एक बार बस पेन कॉफ़ी लेके बैठना है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल GS RK लवानिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।